इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, है ना। जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो इस पे कॉल कर लीजिएगा, है ना। और मैं आप लोग को 10 सेकंड का 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है, जयप्रकाश गुप्ता, सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक्स को एक बार फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, सभी को इनवाइट कर दीजिए। वो संडे है यार। अच्छा, कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल के करंट अफेयर्स की क्लासेस में जो है ना, मंडे से लेकर संडे तक के जो भी करंट हैं उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि कल की क्लासेस थोड़ी सी लंबी कर देंगे, तो मतलब कि लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास, 60-65 क्वेश्चन के आसपास जो है हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में जो है वो करते चलेंगे, है ना, 60-65 के आसपास। तो फटाफट जो है वो एक बार शेयर कर दिया आपने। सभी लोग एक बार अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना दीजिए। व्हाट्सएप पे जैसे स्टेटस बना दोगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखिए आप सबको मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पे स्टेटस बनाओगे तो बहुत लोग आपके लिंक ओपन करके देखेंगे और जब उनको लगेगा कि हाँ क्लास में दम है तो आपसे वो पूछेंगे कि किसकी क्लास है, आप बताइएगा भैया किसकी क्लास है और टाइम बता दीजिएगा कि रोज सुबह 9 बजे सर की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज जो है वो लिया गया है प्रिंट से। न्यूज क्या है, वर्ल्ड इज वरीड अबाउट इंडियाज बैनिंग राइस एक्सपोर्ट बट नो थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी येट, ठीक है ना। अब विश्व जो है वो चिंता में है। क्यों चिंता में है, क्योंकि भारत के द्वारा जो चावल का जो निर्यात के बारे में बात हो रही है, भारत क्या कर रहा है, चावल के निर्यात को, एक्सपोर्ट को जो है वो प्रतिबंधित करने वाला है। भारत कह रहा है कि देखो भैया हम इस बार चावल जो है वो बाहर नहीं भेजेंगे। दुनिया जो है वो चिंता में है। अरे भैया बिजमान आता खाएं का हम, है ना, टेंशन में आ गया, खाएंगे क्या भाई हम, ठीक है ना। तो क्यों ये सारी की सारी बातें आई हैं। लेकिन जहां हमने चावल के बारे में अगर हमने बात किया कि इंडिया जो है वो राइस बैनिंग, इंडिया बैनिंग राइस एक्सपोर्ट, तो आपको एक बात याद आई होगी, है ना। बात क्या आई होगी कि सर कुछ ऐसी घटना तो 2-4 महीने पहले हुई थी क्या, कि सर भारत ने व्हीट का भी एक्सपोर्ट बंद कर दिया था ना, गेहूं का भी। जब रशिया यूक्रेन के बीच में जब 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और रशिया और यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, विश्व में सबसे ज्यादा रशिया और यूक्रेन ही हैं जो कि क्या करते हैं, गेहूं के उत्पादन करते हैं। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पेट जो है तो 2 ही देश भरते थे, वो है रशिया और यूक्रेन, गेहूं के मामले में, है ना, है ना। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, रोज हम का एकदम से बानर लगते हैं क्या बाबू है ना, ठीक है। तो क्या है, गेहूं जो है उसका लेकिन उस समय क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो विश्व में जो है वो गेहूं का उत्पादन, तो भारत के पास एक मौका था क्या, कि भारत क्या करेगा, विश्व में गेहूं निर्यात करेगा। भारत बहुत खुश भी हुआ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है हम विश्व में जो है वो गेहूं के मांग को जो है वो पूरा करेंगे, गेहूं का जो भी डिमांड है उसको पूरा करेंगे, और कोई भी जो है वो गेहूं के लिए जो है ठीक है श्याम सुंदर जी, ठीक है, गेहूं के लिए कोई भी परेशान नहीं होगा, ठीक है। ये हमने बातें की थी बातें। चलिए, लेकिन कुछ दिन बाद हमने क्या देखा कि फिर से प्रधानमंत्री जी जो है वो समक्ष आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम गेहूं का जो है वो निर्यात नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था दोस्तों कि आप लोग अगर किसान फैमिली से होंगे तो आपको पता होगा कि इस बार गेहूं की फसलें उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी अच्छी होनी चाहिए। कारण क्या था? कारण था मौसम में परिवर्तन, है ना। थोड़ा समय गेहूं और धान के बारे में मैं चर्चा जब कर रहा हूं तो यहां से इस टॉपिक को थोड़ा सा इसलिए लेके चलना है क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है राइस एक्सपोर्ट, लेकिन मैंने यहां गेहूं के बारे में, व्हीट के बारे में बात किया है ना। अब राइस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राइस हम क्या जानते हैं कि राइस जो है वो खरीफ की फसल है ना। किसकी फसल है? राइस खरीफ की फसल है। लेकिन अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं किसकी फसल है? तो आप जानते हो कि गेहूं जो है वो रबी की फसल है, ठीक है ना। लेकिन रबी में भी क्या हुआ था कि भारत में अगर हम देखें तो रबी के फसलों का भी उत्पादन जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, है ना। पैदावार कम हुई थी। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं, पैदावार कम हुई थी। उसके पीछे कारण क्या था, क्यों पैदावार कम हुई थी? तो एक चीज आपको याद होगा दोस्तों कि जलवायु में हमें बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना।
जलवायु में परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने जब शाम को 8:30 बजे जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की, जिस ज्योग्राफी की क्लासेस में हमने साइक्लोन के बारे में चर्चा किया था, तो हमने क्या बात किया था कि थोड़ा सा देखिए, अब फिर से मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वहां से जब मैं लूंगा टॉपिक को इंटरलिंक करूंगा तो आपको ये समझना काफी आसान हो जाएगा। कल जब हमने ज्योग्राफी के बारे में बात की थी और जब साइक्लोन के बारे में बात की थी, और साइक्लोन में जब हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि देखिए साइक्लोन के निर्माण होने के लिए जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री होना चाहिए। अब 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये मानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन, खासकर कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये टेम्परेचर जो है वो हमें अप्रैल के लास्ट या मई के समय देखने को मिलता है, ठीक है। और अप्रैल और लास्ट और मई के समय अगर जब देखने को मिलता है तभी हम क्या देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो है हमें चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। लेकिन इस वर्ष हमने क्या देखा था, इस वर्ष जो है वो 1 महीने पहले यानी कि मार्च के महीने में ही हमने क्या देखा था कि बे ऑफ बंगाल में हमें साइक्लोन यानी कि चक्रवात देखने को मिला था, जिसका प्रभाव हमें बांग्लादेश के क्षेत्र में, अंडमान निकोबार में, पूर्वी भारत के तटों पे और अन्य क्षेत्रों में जो कि बंगाल की खाड़ी से चिपका हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां हमें देखने को मिला था, ठीक है ना। तो ये सारे जगह पे हम क्या देख रहे थे कि इन सारे जगह पर जो है हमें जो है वो चक्रवात की स्थिति, बात चक्रवात की उत्पत्ति की नहीं है, बात यह है कि चक्रवात की उत्पत्ति समय से पहले क्यों हो रही है ना। तो बात जब हमने कहा चक्रवात की उत्पत्ति समय से पहले यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें देखने को मिल रही है। यही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को थोड़ा सा हम 1-2 महीने पहले लाते हैं तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं दोस्तों कि मार्च के महीने तक जो है वो आपको फैन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इस वर्ष आपने क्या देखा था कि फरवरी के महीने में भी आपको क्या हो गया था, फैन चलाने की आवश्यकता पड़ी। ये जो महीने में फैन चलाने की आवश्यकता पड़ रही है या ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के बारे में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्यों कह रहा हूं, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके माध्यम से मैं कुछ फसलों के उत्पादन के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं। फसलों के उत्पादन के बारे में जब मैं ये समझाना चाह रहा हूं तो क्या समझाना चाह रहा हूं कि गेहूं के उत्पादन के लिए जो एक तापमान की आवश्यकता होती है ना, कि जो फरवरी के आसपास जो है जिसमें गेहूं के जो आप क्या कहेंगे उसके अंदर जो ग्रेन्स लगते हैं, जो उसके अंदर जो गेहूं के पौधे के अंदर जो उसके फ्रूट्स लगेंगे, है ना, यानी कि जो फल लगेंगे फिर वो धीरे धीरे चेंज होंगे, है ना, पहले फ्लावर फिर फ्रूट्स फिर ये सारी जो चीजें होती हैं, यानी कि जो अनाज होंगे उन अनाजों के लिए जो टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर जो है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि इस समय जो टेम्परेचर जो फरवरी के महीने में था वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जिससे कि गेहूं के अंदर जो उसके गेहूं के जो दाने थे वो दाने जो है वो सही से जो है विकसित नहीं हो पाए थे, है ना, जिसके कारण हम क्या देख रहे थे कि इसके कारण गेहूं के फसलों में पैदावार में काफी कमी आई थी पिछले साल की तुलना में, है ना। तो भारत में जहां मोदी जी फरवरी के महीने में जब 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और फरवरी के लास्ट में जो मोदी जी आगे सीधे कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, विश्व में गेहूं की जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे, वहीं आप क्या देखेंगे कि 15-20 दिन बाद यानी कि 15 से 20 मार्च के आसपास मोदी जी फिर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम गेहूं के एक्सपोर्ट को जो है वो क्या करेंगे, बंद करेंगे, मतलब गेहूं का एक्सपोर्ट उतना नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण क्या था, कारण ये था कि हमारे यहां गेहूं का उत्पादन जो है वो पहले की तुलना में कम हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को समझिएगा, सेम वही चीज क्या देखने को मिल रही है इस समय हम खरीफ के फसलों में। अगर हम देखेंगे खरीफ का फसल जिसमें हम धान के उत्पादन के बारे में बात करते हैं, खरीफ के फसलों में जो हम क्या देख रहे हैं कि सेम यही हुआ है कि धान का उत्पादन जो है भारत में अगर हम देखें तो मांग के अनुसार अगर हम देखें या पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो धान का उत्पादन जो है वो काफी कम देखने को मिला है। आप जो भी किसान फैमिली से होंगे इस समय देख रहे होंगे कि जो वर्षा होनी चाहिए, जिस प्रकार से वर्षा होनी चाहिए उस प्रकार से वर्षा जो है वो नहीं हो पाई है, और वर्षा के ना होने के कारण कई जगह हम देख रहे हैं कि सूखा भी पड़ चुका है ना, यानी कि धान की फसलें जो है वो क्या हो चुकी है, खराब भी हो चुकी है। और इसी को लेकर जो है वो इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि देखिए वी आर नॉट रेडी टू एक्सपोर्ट द
राइस, यानी कि जो है इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया वांट टू बैन द राइस एक्सपोर्ट, ठीक है ना। इंडिया जो है वो बैनिंग कर रहा है किसको, राइस एक्सपोर्ट्स को, और इसको लेकर जो विश्व जो है वो क्या हो गया है, काफी चिंताजनक हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर एक बात ये कही गई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में जो है वो खाद्य सुरक्षा की यानी कि फूड सिक्योरिटी की किसी भी प्रकार की संकट है, यानी कि इंडिया में उतना ही उत्पादन हो रहा है जिससे इंडिया जो है वो अपने जो घरेलू जो मांग है उसको पूरा कर सके। इंडिया के पास इस समय एक्स्ट्रा जो है वो उत्पादन नहीं होगा। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है ना, क्लियर है सभी को मेरी बातें, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बातें को। अब इसी को लेकर प्रिंट ने जो है एक आर्टिकल लिखा है और प्रिंट ने ये कहा है कि देखिए भारत के द्वारा चावल के निर्यात पे जब प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो इसको लेकर दुनिया जो है वो चिंतित हो गई है। 2022 में भारत कृषि के लिए जो है एक अद्वितीय बनकर उभर रहा है ना। 2022 एक ऐसा साल था जो भारत जो है वो गेहूं का भी काम कर सकता था, धान का भी काम कर सकता था, ठीक है। यानी कि चावल और गेहूं दोनों के फसलों को इतना ज्यादा उत्पादन करके कि उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट खुला हुआ था, है ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मौसम ने जो है वो क्या किया, है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। तो मौसम जो है वो क्या कर दिया, भारत के लिए जो है वो खतरा उत्पन्न कर दिया। मौसम ने जो है वो भारत का साथ नहीं दिया और भारत जो सोच रहा था कि हम गेहूं और धान का एक्सपोर्ट करके विश्व में एक नया बाजार पकड़ेंगे, विश्व में हम एक ऐसा बाजार क्रिएट करेंगे जिसके चलते जो है भारत के फॉरेन एक्सचेंज में वृद्धि होगी। भारत की वो सोच जो है वो मौसम ने सारा का सारा जो है वो खेला कर दिया, है ना, ठीक है ना। मौसम ने क्या कर दिया मेरे दोस्त, मौसम ने खेला कर दिया। उसी को लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बात अभी आपके दिमाग में तुरंत ये टॉपिक होगा कि सर ये जो टॉपिक है वो हमारे किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों इस टॉपिक के बारे में, तो इस टॉपिक के बारे में अगर हम देखें तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 में खाद्य सुरक्षा के बारे में बात की गई होगी, यानी कि फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई होगी, ठीक है ना, ठीक है। फूड सिक्योरिटी जनरल स्टडीज पेपर 3 में आप आ जाइए, ठीक है ना। जनरल स्टडीज पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी के अलावा अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर का सेक्टर यानी कि कृषि का सेक्टर देखने को मिलेगा, और कृषि के सेक्टर को आप 3 पेपर में चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक तो आप जनरल स्टडीज पेपर 1 जो कि आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है, उसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर 3 जो कि आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, और फिर उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 3 जो कि आपका एनवायरमेंट का टॉपिक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको पेपर 1 यानी कि ज्योग्राफी में कनेक्ट होगा। जहां ज्योग्राफी से अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में टॉपिक किसके लिए हो रहा है, तो ज्योग्राफी में टॉपिक जो है वो क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेटिक चेंज यानी कि जलवायु से संबंधित ये टॉपिक देखने को मिल रहा है ना। इकोनॉमी में इस टॉपिक को देख रहे हैं तो कृषि में देखने को मिल रहा है, और कृषि के अलावा इसमें आयात और निर्यात से संबंधित जो टॉपिक है उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित देखने को मिल रहा है, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको क्लाइमेट चेंज से संबंधित टॉपिक दिख रहा है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित टॉपिक दिख रहा है। तो साथ में ये टॉपिक जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके अंतर्गत इसी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है किस प्रकार से टॉपिक जो है वो कौन कौन से पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने सिलेबस के हिसाब से देखा। अगर आपसे ये पूछे कि सर इसमें प्रीलिम्स में क्या होगा, तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रोडक्शन के बारे में पूछ सकता है कि उत्पादन जो है वो कितना हुआ, ठीक है ना, किसका, चावल का, ठीक है ना, एक ये पूछ सकता है। दूसरा प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि भारत का वो कौन सा स्टेट है, ठीक है ना, जहां राइस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा या सबसे कम होता है, ठीक है ना। राइस प्रोडक्शन जो है वो आपके अमाउंट में है ना, मात्रा में अगर हम बात करें, ठीक है। और दूसरा आपका जो है कि पर एरिया प्रोडक्शन जो है वो कौन से राज्य में देखने को मिलता है। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है ना। प्रीलिम्स में ऐसा ऐसा टॉपिक पूछ सकता है। दूसरा प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछ सकता है कि कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो विश्व में जो है वो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है ना, ये प्रश्न आपसे पूछना सकता है। और ये पूछता है उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछता है ना चावल के उत्पादन में कौन सा देश सबसे ऊपर है, या उत्तर प्रदेश ये भी पूछ सकता है कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है। अब राज्य में लिखेगा कि टोटल एरिया के हिसाब से उत्पादन या कुल उत्पादन,
है ना। तो प्रोडक्शन में या एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादन जो है वहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न क्या पूछेगा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न जो पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन, है ना, कृषि उत्पादन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। है ना, जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन को जो है वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रश्न आपसे जो है वो क्या हो सकता है, ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स मेंस में जो है वो पूछ सकता है। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्या है, ठीक है ना। और खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन के कारण क्यों चिंताजनक है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही है। आप देखिए जो टॉपिक है नॉर्मली एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम कैसे कैसे डायमेंशंस पे लेकर चल रहे हैं, है ना। हमें समझना होगा इस टॉपिक को, हमें जानना होगा इस टॉपिक को, तभी इस टॉपिक को जब हम जानेंगे तो ही क्या कर सकते हैं, हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो कभी भी हम किसी टॉपिक को जब करंट में पढ़ें, चाहे वो न्यूज़पेपर में, तो हमें इतने सारे डायमेंशंस के हिसाब से जो है वो क्या करना होगा, चलना होगा। और इस डायमेंशंस के हिसाब से जब हम चलेंगे तो क्या होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, बातें सभी को समझ में आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सत्यांजल सिंह, अच्छा सर आई लव यू, अरे भाई मोलाइका, सोल्डी, पूजा, आलोक, CUSP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर होना। इतने डायमेंशंस पे आपको क्या करना होगा, चलना होगा, और इतने डायमेंशंस पे जब चलेंगे तभी जो है वो मजा आएगा। दीपक सर साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लें, चलो ले लो बेटा। गरिमा सिंह, यस सर, सोल्डी, ठीक है ना, क्लियर है। एक बार फटाफट जो है वो लिंक भी शेयर कर दीजिए, स्टेटस भी लगा दीजिए, ठीक है ना। देखो करंट अफेयर्स ऐसा ही पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटे के अंदर हमने 20 टॉपिक कवर कर दिया, है ना, और ये हो कि देखो हमने 20 टॉपिक, लेकिन देखो होता क्या है कि वो 20 टॉपिक अगर आप घंटे भर में कर रहे हैं तो वो जो UPSC की या स्टेट PSC के जो एग्जाम की जो डिमांड है उस हिसाब से नहीं है। फिर वो लेखपाल, चपरासी, सिपाही, हवलदार, जमादार उस लेवल की है ना, उस लेवल की वो है। और वो अच्छा भी लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगेगा, अरे सर ने तो घंटे भर में 10 टॉपिक कंप्लीट कर दिया, यानी कि देखो हमने 1 घंटे में 10 टॉपिक सीखा। उसमें वो बच्चा बिल्कुल गलत नहीं है, अपने स्तर पर सही है, और वो टीचर भी अपने स्तर पर सही है। लेकिन फिर बच्चे को देखना होगा कि वो जो हमने 1 घंटे के अंदर 10 टॉपिक, 12 टॉपिक, 15 टॉपिक किया, वो टॉपिक हमें उत्तर लिखने में काम कर रहा है। अगर हाँ, तब तो भाई आप भी बहुत अच्छे हैं, और आपको टीचर जो पढ़ाएं वो भी बहुत शानदार है। ठीक है, हर टीचर शानदार है, सब अपने अपने स्तर पर शानदार है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि आपका कलम चल रहा है, उसको जानने के बाद आप समझ पा रहे हैं कि ये पेपर कहां से इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर ना तो फिर आपको देखना होगा कि क्या आप केवल घंटे में टॉपिक कवर कर रहे हैं या टॉपिक को समझ रहे हैं। दोनों में अंतर होता है। एक होता है खाना पूर्ति करना, कि हमने 10 कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया, 50 कर दिया, और एक होता है समझ के करना, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि सर मैंने पन्ना पलट पलट के आज इस पूरे किताब को पढ़ लिया, लेकिन उस किताब में से ज्ञान कितना आया, तो बोलेगा सर पता नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा अच्छा चलिए ये बताओ कि दूसरे पन्ने की पे जो टॉपिक लिखा था उसका नाम क्या है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, सर ये तो याद ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने खाना पूर्ति की है, इससे नहीं कुछ होने वाला है। देखो खरगोश की चाल चलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कछुआ भी बनना आवश्यक है कि नहीं। तो कभी कभी कछुआ भी बनिए,
धीरे धीरे चलिए, लेकिन ऐसे चलिए कि जितना आपने पढ़ लिया है उस पर आपकी पकड़ बहुत शानदार है ना, कि फिर से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं फिर से टॉपिक पर। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, ये देखने को भी मिल रहा होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट इन इंडिया राइस प्रोडक्शन, जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स के हिसाब से जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, चावल के उत्पादन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है रोल किसका है, तो सबसे ज्यादा आपको रोल जो है वो 1 नंबर पे वेस्ट बंगाल का ही, नहीं हाँ 1 नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल का ही नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का नजर आ रहा है, तीसरे नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश का, चौथे पे बात करें तो पंजाब का, है ना, पांचवें पे बात करें तो तमिलनाडु का, छठवें पे देखें तो बिहार का, सातवें पे छत्तीसगढ़ का, आठवें पे उड़ीसा का, नौवें पे कर्नाटक, असम का, और 10वें पे कर्नाटका का। ये आपको नंबरिंग देखने को मिल रही है कि भारत में चावल के उत्पादन में किसका क्या क्या रोल है, नंबरिंग देखने को मिल रही है। फटाफट एक बार शेयर भी कर दीजिए क्लासेस को, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये नंबरिंग देखने को मिल रही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट इन इंडिया राइस प्रोडक्शन 13.8% वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश 13.3%, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटक और अदर स्टेट यानी कि भारत के बचे हुए जो स्टेट है उनका मिलकर जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.8% के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा। अब दूसरे आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रीज के हिसाब से देखें तो भैया कंट्रीज कौन सी है, तो अगर चावल उत्पादन पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादन करने वाला जो देश है वो है आपका चाइना 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, देखो चाइना और इंडिया को देखोगे तो दोनों को जोड़ दोगे तो इंडिया चाइना अगर हम देखेंगे तो 50% से ऊपर यानी कि 52% का चावल का उत्पादन करने वाले जो है वो देश हैं। यानी कि इंडिया चाइना जो है वो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करते हैं, है ना, आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितना इंडिया चाइना मिलकर करते हैं, है ना, उतना इतने सारे देश मिलकर कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पे कौन सा है, बांग्लादेश है, पांचवें नंबर पे कौन सा है, वियतनाम है, छठवें पे थाईलैंड है, सातवें पे फिलीपींस है, आठवें पे बर्मा है, और फिर उसके बाद अन्य जो भी कंट्रीज हैं वो मिलकर 18% के आसपास जो है वो चावल का उत्पादन करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिए। ठीक है ना, अब आपको समझना होगा, जब मैं इस टॉपिक को लेकर आ रहा था तो मैंने क्या कहा कि भारत ने कहा है कि हम क्या करेंगे कि राइस का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, यानी कि जो चावल का निर्यात हो रहा है वो हम नहीं करेंगे, यही कहा भारत ने। ठीक है, तो भारत ने जब ये बात कही तो वर्ल्ड, ठीक है ना, भारत ने ये जब बात कही तो वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या कहा, वो चिंता में पड़ गया कि भैया 22% तुम ही करते हो, अगर तुम ही नहीं करोगे तो विश्व में जो है वो चावल की स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन फिर विश्व बैंक ने एक बात ये भी कहा कि ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है ना, फूड सिक्योरिटी की समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे भारत में जो है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है भारत सरकार जो है सजग रहती है, वैसे विश्व में सभी देश जो हैं वो अपने लोगों के नागरिकों को पेट भरने के लिए सजग रहती है। तो विश्व बैंक ने ये कहा कि अगस्त 2022 में जो एक फूड सिक्योरिटी को लेकर एक नई रिपोर्ट आई, कब, अगस्त 2022 में, यानी कि पिछले महीने आई, उसके द्वारा ये कहा गया कि देखिए भारत जो है वो चावल के निर्यात को प्रतिबंध कर रहा है और इससे वैश्विक चिंताएं जो है बढ़ सकती हैं। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि देखिए 2022 की वो स्थिति थी जिसमें भारत जो है वो चावल गेहूं का दोनों का उत्पादन करके, दोनों प्रमुख फसलों का उत्पादन करके जो है वो क्या कर सकता था कि एक्सपोर्ट करके क्या कर सकता था कि विश्व में जो है एक अपनी अलग पहचान बना सकता था। लेकिन भारत ने इस मौके को नहीं खोया। भारत में जो जलवायु परिवर्तन के कारण इनके उत्पादन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उससे गेहूं में तो भारत ने एक मौका छोड़ा, दूसरा चावल में भी भारत के हाथ से ये मौका जो है निकल गया। ठीक है ना, अब जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो है क्या कहा गया कि देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो है ये जो चावल का निर्यात जो होगा, जिस निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में बात की जा रही है, तो इससे वैश्विक स्तर पर जो है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है वो चिंता भी हो सकती है। ठीक है ना, नीति आयोग
भारत में जो योजना आयोग की जगह पर रिप्लेस अगर बना, तो नीति आयोग ने जो एक आंकड़े दिए, उस आंकड़े के हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि उस आंकड़े के हिसाब से कहा कि देखिए 2022 और 2023 की अगर हम बात करें तो 2022 और 2023 में अगर हम देख रहे हैं तो भारत में जो चावल का जो कुल खपत होगा वो कुल खपत 108 से लेकर 109 मीट्रिक टन जो है वो चावल की, मिलियन मीट्रिक टन जो है वो चावल की जो है, यानी कि MMT, कितना MMT, 108 से लेकर 109 MMT तक जो है वो चावल का जो है खपत होने की संभावना है। अगर हम चावल के स्टॉक को शून्य कर दें, ठीक है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए भैया भारत में भी जो है अभी क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम वो कर देते हैं तो भारत के पास अभी भी अधिशेष में यानी कि जो सरप्लस है वो 22 MMT जो है वो चावल है। लेकिन भारत को भी पता है कि देखिए मौसम किस हिसाब से परिवर्तित हो सकता है। अगर हम अपने पास जो सरप्लस चावल है उसको ना रख के हम बेच दें तो कहीं ऐसा मत हो कि आने वाले वर्षों में मौसम इससे भी ज्यादा खराब हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार चावल का तो हम क्या कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को बेच दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगले वर्ष हम ही को चावल जो है दूसरे देश से खरीदना होगा। ठीक है ना। अब पिछले बार की बात करें तो पिछले बार यानी कि 2021 और 2022 की बात करें तो 2021 और 2022 में भारत का जो उत्पादन जो है वो बहुत बेहतर हुआ था और भारत ने एक्सपोर्ट भी किया था। लेकिन 2022 और 2023 में हम क्या देख रहे हैं कि भारत में चावल का उत्पादन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है ना। 2021 और 2022 में अगर भारत में चावल के उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत में जो चावल का उत्पादन था वो 130 MMT से ऊपर था। ठीक है ना, भारत का ये 130 MMT से ऊपर था। ठीक है ना। और इसका लगभग अगर हम बात करें तो इसका लगभग 86% जो उत्पादन, देखिए भारत में दो प्रकार के चावल होते हैं। ठीक है ना, भारत में चावलों का जो समय है वो दो प्रकार का है। ठीक है ना। एक चावल जो है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो 130 में बात करें तो 112 MMT जो चावल है वो आपके खरीफ के फसलों की चावल है। कब की चावल है? खरीफ के फसलों की। यानी कि भारत में थोड़ा सा अगर आप जलवायु को समझना चाहेंगे तो भारत की थोड़ी सी जलवायु को समझिए। भारत में मॉनसून के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत में चावल का उत्पादन और मॉनसून के बीच में भाई बहन का रिश्ता है ना, यानी कि अगर भाई रूठ जाएगा है ना तो बहन का क्या होगा। अगर मॉनसून में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होगा तो भारत में चावल के उत्पादन को भी प्रभावित हो सकता है। मॉनसून की एंट्री यानी कि जून के महीने में और मॉनसून का बरसना, अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र या उत्तर भारत के क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, लास्ट जून जुलाई अगस्त ये ऐसा समय है जिस समय भारत में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब उत्तर भारत में जो ये जून लास्ट जुलाई और अगस्त के जो महीने में वर्षा काफी ज्यादा होती है। आपको पता है कि जल की आवश्यकता किस लिए होती है? धान के उत्पादन करने के लिए। एक तो ये आपका हो गया खरीफ का समय जब मॉनसून भारत में एंट्री करता है। ठीक है ना, जिसमें आपके उत्तर भारत के क्षेत्रों में या पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आपको चावल का उत्पादन दिखता है। दूसरा जो चावल का उत्पादन आपको जो देखने को मिलता है, मतलब जब बुआई की बात करें, उत्पादन नहीं बुआई के बारे में बात करें। दूसरा अगर हम बात करें तो जब भारत से मॉनसून जो है वो लौटता है ना, यानी कि लौटते हुए मॉनसून के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत आपको देखने को मिल रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि मॉनसून की एंट्री जो है वो क्या हो रही है, मॉनसून की एंट्री जो है वो आपको जून और जुलाई के महीने में हो रही है। और ये जो एरिया है जिसको हम चावल के उत्पादन के लिए कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया एरिया है, ये आपका मान लीजिए यहाँ बंगाल का एरिया, मान लीजिए यहाँ आपका उत्तर प्रदेश का एरिया या बिहार का एरिया या इधर का आपका आसाम का एरिया मान लीजिए, तो ये जो क्षेत्र है इसमें जो बारिश होगी वो बारिश कब होगी, तो यहाँ आपको बारिश जो है वो जून लास्ट से लेकर अगस्त के लास्ट तक जो है वो हम मान के चलते हैं, थोड़ा मोड़ा जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको बारिश जो है वो देखने को मिलेगी ना। लेकिन अब इस समय जो है यहाँ क्या हो रहा है, धान का खेती हो रहा है। लेकिन सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो मानसून क्या होता है, लौटने लगता है। और लौटने वाला जो मानसून है वो आपका नवंबर दिसंबर के महीने में क्या करता है, इस क्षेत्र पे जो है वो वर्षा करता है। तो भारत में जो धान की खेती होती है वो आप क्या देखोगे कि जून जुलाई के महीने में यहां होती है और नवंबर दिसंबर के महीने में आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। तो भारत में जो चावल का उत्पादन है, इन चावल के उत्पादनों को अगर हम बात करें तो लगभग हम 86% जो चावल का उत्पादन होता है वो आपको खरीफ की फसल में देखने को मिलता है। अगर हम 130 MMT मानते हैं कि 130 MMT चावल का उत्पादन हुआ तो उसमें 112 MMT जो चावल है वो आपको जून जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, समझ गए हो। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो ये जो 14% के आसपास अगर हम बात करें, हमने क्या कहा कि 86% रोल इसका है, लेकिन 14% की बात करें तो 14% जो है वो आपके रबी के फसल के रूप में
आपके ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, यानी कि सर्दियों के महीने में हमें चावल का उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? ठीक है ना, मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? तो 2012 में 22 में जो है, जो ये वर्ष चल रहा है, उस समय चावल का उत्पादन जो है वो नहीं हुआ। तो चावल के उत्पादन ना होने के पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण क्या है? आप देख रहे हैं कि भारत में जो है संयुक्त परिवार होता था तो संयुक्त खेत होता था। आज हम क्या देख रहे हैं? परिवार के अंदर विखंडन हो रहा है, और परिवार के अंदर विखंडन हो रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है, यानी कि भाई भाई से लड़ रहा है। किसके लिए? भूमि के लिए। तो जोतों का आकार जो है वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना? यानी कि जो धान का जो रकबा था 2021 की तुलना में 2022 में जो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। 2021 में भी कम था, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जोतों का आकार समय के साथ साथ जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गांव से किसान फिर से शहरों की तरफ कोविड के बाद पलायन करना शुरू कर दिया है, तो गांव में किसान जो है वो कृषि के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो आसान्वित भी नहीं है ना? मौसम जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से समस्या हो रही है, किसान भी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि किसान को भी देखने को मिल रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हमें उस प्रकार का इसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? रोपित धान, अब देखिए बारिश नहीं हो रही है तो पता चल रहा है किसान के ऊपर, अच्छा देखिए डीजल पेट्रोल के दाम, बिजली के दाम जिस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, तो किसान को भी क्या देखने को मिल रहा है कि भैया काले मेघा बारिश तो बरसाओ, है ना? तो काले मेघा आ ही नहीं रहे हैं तो बारिश होगा कहां? और काले मेघा कभी आ भी रहे हैं तो जितना बारिश की आवश्यकता है उतनी बारिश हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो जो धान की फसल के जो खेत हैं उसमें समस्या किसकी आ रही है? उसमें समस्या आ रही है सूखने की। तो मुख्य रूप से हम क्या देख रहे हैं कि चाहे वो जल से, चाहे आपके ट्यूबवेल से, है ना, जो सिंचाई की समस्या है वो देखने को मिल रही है। और इसी कारण आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जो कि प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र है, आपको जो जून जुलाई के क्षेत्र में जहां यहां धान को रोपा जाता है, इस जगह हम क्या देख रहे हैं कि धान का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक और भी बीमारी आई थी, जिस बीमारी को हम कहते हैं दक्षिण चावल ब्लैक स्ट्रिप ड्वार्फ। एक बीमारी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? साउथ राइस ब्लैक ड्रिफ्ट। ठीक है ना? साउथ राइस ब्लैक स्ट्रिप्ट ड्वार्फ वायरस, SDV, है ना? SRBSDV। ठीक है ना? इसको मैं लिख देता हूं, एक बार इसको लिख लीजिएगा। एक ये बीमारी है, ठीक है ना, जो कि चावलों को इस बार बहुत नुकसान पहुंचाई। नाम क्या है इस बीमारी का? साउथ राइस, ठीक है ना, साउथ राइस ब्लैक ठीक है ना, स्ट्रिप्ट ड्वार्फ वायरस। अब ये जो वायरस है, इस वायरस ने क्या किया? चावल के पौधों यानी कि धान के पौधों को जो है उसकी वृद्धि को ही रोक दिया। वृद्धि को जब रोका तो क्या हो गया? धान के फसलों में जो है वो नाटापन देखने को मिला। ठीक है ना? और कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो कई जगह उत्पादन जितना होना चाहिए उस प्रकार से उत्पादन नहीं हुआ, पहला चीज। दूसरा, सरकार के द्वारा जो धान के फसलों को लेकर थोड़ा सा ढुलमुल रवैया है, यानी कि सरकार ने क्या किया? धान से ज्यादा सोयाबीन और कपास जैसी फसलों को जो है वो लाभकारी मूल्य प्रोत्साहन प्रदान किया। अब धान के फसलों को जो लाभकारी मूल्य प्रोत्साहन प्रदान किया, उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो क्या कर रहा है? वो धान के जगह पे जो है वो अन्य फसलों की तरफ हो रहा है। इसके अलावा मानसून के बारे में हम बात करें तो हमने कहा भी था कि भैया भारत में जो कृषि है वो क्या है? मानसून आधारित कृषि है ना? भारत का जो किसान है वो नीचे बीज बोता है और ऊपर आसमान को ताकता है कि इसके बीज बोने के साथ साथ बादल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और जैसे जैसे उसको आसमान में बादल की कमी दिखती है, वैसे उसके दिल की धड़कनें जो है वो तेज होती हैं कि कहीं ऐसा मत हो कि जिस बीज को हमने बड़े मन से रोपा है उसमें अंकुर प्रस्फुटित होने से पहले ही कहीं वो सूख ना जाए, है ना? क्योंकि किसान फसलों को वैसे ही प्यार करता है जैसे पिता अपने पुत्र को। जैसे पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होकर कुछ अच्छा करे, वैसे किसान भी जब फसलों को बोता है तो उसी ममता के भाव से, उसी करुणा के भाव से, उसी प्रेम के भाव से उसमें लगा रहता है। और जैसे जैसे खेत में जब फसलें बड़े होते हैं तो किसान के चेहरे पे भी वैसे मुस्कान आती है जैसे खिलखिलाते अपने या खेलते हुए अपने बच्चों को देखकर।
तो किसान जो है वो अपने फसलों से, लेकिन जैसे जैसे हम क्या देखते हैं कि किसान जिस उद्देश्य से, जिस प्रकार से लगकर खेती करता है और उस प्रकार से उसे उसका उत्पादन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उसका भी मन जो है वो खराब हो जाता है। और भारत के बारे में हमने कहा कि भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि में आज भी हम क्या देख रहे हैं कि किसान जो है वो आसमान की तरफ टकटकी लगाकर जो है वो वर्षा के ऊपर जो है निर्भर होता है, ठीक है ना। तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में दोस्तों आज भी अगर हम देखें तो 48% जो खेत हैं वो मानसूनी वर्षा के ऊपर ही निर्भर हैं कि मानसूनी वर्षा अच्छी होगी तो फसल जो है वो अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम क्या देख रहे हैं कि मानसून का जिस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इस बार जो बारिश हुई है वो अन्य वर्षों की तुलना में जो है वो काफी कमजोर हुई है, और भारत में बहुत अच्छी बारिश ना होने के कारण हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चावल की खेती जो है वो खराब भी है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हमने बंगाल देखा और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश देखा। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो पिछले साल की तुलना में 45% कम जो है वो धान के उत्पादन होने की चांसेस है। 45% जो है वो मार्केट जो है वो कम हो गया है। वही बिहार के बारे में अगर हम बात करें, ये तो आपका यूपी का रोल रहा। बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बिहार में 39% चावल का उत्पादन जो है वो पिछले साल की तुलना में कम होगा। झारखंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है तो झारखंड में कहा जा रहा है कि 26% चावल का उत्पादन जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में यह कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में जो चावल का उत्पादन होगा वो 44% जो है वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य राज्यों के बारे में बात करें तो त्रिपुरा के बारे में भी लगभग 28 से 30% की बात की जा रही है। दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि 31% के आसपास चावल का उत्पादन जो है वो कम होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो वर्षा का उतना प्रभावित ना होना या वर्षा का उतना मजबूत ना होना कहीं ना कहीं जो है वो चावल, ठीक है ना, चावल के उत्पादन को जो है वो नुकसान तो पहुंचा रहा है। और साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि बारिश के अलावा उत्तर राज्य जैसे कि आपके पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, इस पर जो ये हमले हो गई हैं, किसके, वायरस के हमले हुए हैं, है ना, जिसमें हमने क्या कहा कि उस वायरस के हमले के चलते जो है वो क्या हो रहा है, उस वायरस के हमले के चलते जो है फसलों की जो लंबाई है वो बढ़ नहीं पा रही है, तो वो भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो फसलों के उत्पादन को जो है वो क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर है बात सभी को? बताइएगा, बातें सभी को समझ में आई हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है ना। और न्यूज द हिंदू ने जो कवर किया न्यूज है, यूजीसी प्रपोजेस क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेज फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ठीक है ना। ये आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। क्या न्यूज है कि मल्टी क्लस्टरिंग कॉलेज का जो है डिसिप्लिन के इसके ऊपर जो है द हिंदू का है ये आर्टिकल है, ठीक है। यानी कि यूजीसी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कॉलेजों के क्लस्टरिंग का प्रस्ताव जो है उसको रखा है, क्लस्टरिंग का जो है वो प्रस्ताव रखा है, ठीक है ना। तो क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि यूजीसी ने कॉलेजों के क्लस्टरिंग का जो प्रस्ताव रखा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक कहां से संबंधित है, तो इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये टॉपिक आपका जनरल स्टडीज 2 से संबंधित है। और जनरल स्टडीज 2 में अगर हम एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में हम बात करें तो अगर आप मुझे बता सकते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो शिक्षा जो है वो इन्हीं का जो है विषय है। तो एक हम क्या देख रहे हैं कि जीएस पेपर 2 में शिक्षा से संबंधित ये मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, जीएस पेपर 2 में ही आप देखेंगे एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकारी नीतियां। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकारी नीतियां, सरकार की नीतियों के बारे में जो है वो चीज है ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका पेपर 2 से संबंधित आपको टॉपिक जो है वो देखने को मिल रहा है ना। पेपर 2 से संबंधित टॉपिक पर हम क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। हम रिपोर्ट को एक बार फिर से देखते हैं, रिपोर्ट क्या कह रहा है। रिपोर्ट जो ये कह रहा है कि यूजीसी, ठीक है ना, आपका क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, ठीक है, यूनिवर्सिटी